ऑफिशियल रॉयल डॉक्यूमेंट है जिसमें फर्डा की सगाई आर्च डचेस वाल्डा के साथ तय कर दी जाती है। जैसे ही फर्डा उस कागज को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए शादी किसी सपने का नहीं, सीधा मौत का फरमान थी। उसका ठंडा और बेरहम बाप सिर्फ इतना कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका मतलब क्या है, या तो मना करके हमेशा के लिए फैमिली से निकाल दिया जाए या फिर हाँ बोलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। सबसे दुख की बात यह थी कि फर्डा की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपने बाप से थोड़ी सी इज्जत और इस फैमिली का हिस्सा माना जाना। लेकिन वह एक बीमार और इलिजिमेट बेटा था, इसलिए बचपन से उसका मजाक उड़ाते रहे और फैमिली उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। फिर भी फेडा ने कभी हार नहीं मानी, रोज तलवार की प्रैक्टिस करता, अपने कमजोर शरीर की परवाह किए बिना। उसके हाथ खून से भर जाते लेकिन वह रुकता नहीं था। दूर खिड़की से उसका बाप सब कुछ देखता रहता, मगर उसकी आंखों में ना प्यार था, नहीं फकर, बस ठंडी बेरुखी। एक दिन उसका ही रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तू नाइट बनेगा, अपनी औकात देखिए, और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। उसे ब्लू व्हाइट कहकर बेइज्जत किया जाता है। फेडा आंसू रोककर सिर्फ एक बार अपने बाप की तरफ देखता है, शायद इस बार वह उसका साथ दे, लेकिन उसका बाप पहले ही वहाँ से चला जाता है। उस पर फेडा समझ जाता है कि इस घर में उसके लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। सब कुछ सहने के बाद वह खुद ही रोजोआ फैमिली छोड़ने का फैसला कर लेता है और उसका बाप उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं आता। गेट बंद करते हुए सिर्फ इतना कहता है, आज से तुम रोजोआ फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और उसके दिल में पहली बार ना दर्द ना उदासी, सिर्फ नफरत पैदा होती है। वह कसम खाता है कि जिस फैमिली ने उसे कचरे की तरह फेंका है, एक दिन वह उन सबको पछताने पर मजबूर करेगा। तभी अचानक उसके नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उस 18 साल की उम्र में जब वह मैजिक एकेडमी पहुंचता है तो बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या फायदा, इतनी लेट एज में मैजिक सीखने आया, तुझे बेसिक समझने में ही कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगले ही पल फेडा अपनी असली पावर दिखा देता है। उसके शरीर से इतनी खौफनाक माना निकलती है कि वहाँ मौजूद हर इंसान डर के मारे जम जाता है। एक लाल रंग का मैजिक सर्कल चमकता है और फेडा की पावर किसी टैलेंट से नहीं बल्कि उसकी नफ्स से चलती है। जितनी ज्यादा नफरत उतनी ज्यादा ताकत। उसकी डिस्ट्रक्टिव मैजिक सब कुछ तबाह कर देती है। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद फेडा 6 सर्कल मेज बन जाता है और फिर वह वापस लौटता है उसी रोजोआ फैमिली के पास, लेकिन इस बार कमजोर बेटा बनकर नहीं, अपनी रिवेंज की आग लेकर। सबसे पहले वो उन सर्वेंट्स को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। फिर अपने ही भाइयों के दिल में इतनी नफरत भर देता है कि वे एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। पूरी रॉ फैमिली अपनी हाथों बर्बाद हो जाती है। आखिर में सिर्फ उसका बाप बचता है। फेरदा का बाप फेरदा से उसको मारने को बोलता है, लेकिन फोडा उसे तुरंत नहीं मारता। वह मजबूर करता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखे और इसी दर्द के साथ रोजनवा नाम हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाता है। अपना बदला पूरा करने के बाद भी फोडा की कहानी खत्म नहीं होती। अब पूरा कॉन्टिनेंट उसे पब्लिक एनिमी घोषित कर देता है। हजारों सोल्जर्स और पावरफुल मेज उसका शिकार करने निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फर्डा और भी पावरफुल होता चला जाता है और आखिरकार 8 सर्कल आर्च मेज बन जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, 9 सर्कल हासिल करके डेमिगॉड बनना। लेकिन उसके लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसे देखकर खुद फर्डा भी हैरान रह गया। उसे चाहिए था रेड ड्रैगनस वाल्डा ड्रोवा का दिल, वही वर्ल्ड से दुई होने वाली थी। किस्मत का मजाक देखो, जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी आज उसी को मारने के लिए वह उसके सामने खड़ा था। बड़ा शांत आवाज में कहती है, कितनी अजीब बात है, जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी आज वही मुझे मारने आया है। खून से लथपथ फर्डा गुस्से में कहता है, चुपचाप मर जाओ। लेकिन ड्रैगनस वाल बिल्कुल शांत थी। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, सब लोग मुझे ट्रेंड कहते हैं, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने कभी ह्यूमन वर्ल्ड के मामलों में दखल ही नहीं दिया। फिर मेरी गलती क्या है? यह सवाल सुनते ही फेडा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें खूनी इरादे से चमक उठती है। वह जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी शादी की जिद ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फैमिली ने घर से निकाल दिया। वाल्डा हैरान होकर पूछती है, तो तुम्हें लगता है इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ? फेडा बिना एक पल सोचे जवाब देता है, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई। अब तुम भी वही दर्द महसूस करो। फेडा की बात सुनने के बाद पहली बार वाड़ा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह धीरे से कहती है, अब मुझे समझ आ गया। फर्डा एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह अपने डाउट्स को साइड में रखकर अपनी सारी माना इकट्ठी करने लगता है। तभी एक विशाल ड्रैगन क्लॉ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है। पूरा एरिया जोर से हिल जाता है। फर्डा अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भयानक इम्पैक्ट से उसका खून उछल पड़ता है। मगर अगले ही पल जो सीन उसके सामने जाता है, वाड़ा अपने ही पंजों से अपना सीना चीर रही थी। फर्डा हैरान रह जाता है, वह खुद को क्यों अपना सीना चीर रही है। वाल्डा धीरे से कहती है, तुम्हें 9th सर्कल तक पहुंचने के लिए ड्रैगन हार्ट चाहिए ना? यह सुनकर फर्डा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वाल्डा अपना ही हार्ट डिस्ट्रॉय करने वाली है। वो गुस्से और घबरा, लेकिन देर हो चुकी थी। वाडा के पंजे उसके सीने के और अंदर घुस जाते हैं। तेज गोल्डन लाइट हर तरफ फैल जाती है। फोर्डा पूरी ताकत से अटैक करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ड्रैगन हार्ट बच जाए। लेकिन उसके अटैक से बड़ा का शरीर और ज्यादा जख्मी हो जाता है। खून हर तरफ बहने लगता है। फर्डा पैनिक में आ जाता है। उसे डर था कहीं उस सबसे जरूरी ड्रैगन हार्ट ही बर्बाद ना हो गया हो। तभी उसकी नजर वाल्डा के सीने के अंदर चमक रहे एक गोल्डन हार्ट पर पड़ती है। ड्रैगन हार्ट बिल्कुल सलामत था और फिर वाडा अपने हाथों से वह हार्ट निकालकर फर्डा की तरफ बढ़ा देती है। वाडा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई, चाहे मेरी गलती ना भी हो, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे दर्द की वजह बन गई। उसकी आंखों में आंसू भर
भराते हैं। वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है, मैं खुद भी कभी खुश नहीं थी। मेरे अंदर ड्रैगन ब्लड की एक पागल सी प्यास है जो बिना वजह सब कुछ तबाह करना चाहती है। मैंने हमेशा उस इंस्टिंक्ट से लड़ने की कोशिश की। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं, जहां उसकी ताकत ने पूरे के पूरे शहरों को मिटा दिया था। इंसान उसे देखकर सिर्फ डरते थे, जबकि उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक नॉर्मल और खुश जिंदगी जीना। लेकिन उसकी खुशी हमेशा दूसरों के लिए तबाही बन, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, अगर मेरी मौत से तुम्हें खुशी मिल सकती है तो शायद मेरी जिंदगी बेकार नहीं थी। यह कहकर उसका विशाल ड्रैगन बॉडी रोशनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलकर हवा में बिखरने लगता है। फड़ा चुपचाप उसे देखता रहता है, जिस इंसान से वह पूरी जिंदगी नफरत करता रहा। गुस्से में वह खुद से कहता है, मरते मरते भी उसने मेरे दिमाग से खेल दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ड्रैगन हार्ट पर पड़ती है। अब उसका सपना बिल्कुल उसके सामने था। फर्डा उस चमकते हुए ड्रैगन हार्ट को उठा लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी डिवाइन एसेंस अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल जाता है, जैसे उसका हर सेल दोबारा जन्म ले रहा हो। उसका सिर्फ एक ही गोल था, 9 सर्कल हासिल करना और एक डेमिगॉड बनकर इंसानों की सारी हदें तोड़ देना। अचानक तेज रोशनी के बीच फेरडा का पूरा शरीर गायब हो जाता है, तो खुद को एक अजीब सी अंधी और खाली दुनिया में पाता है। ना जमीन ना आसमान, बस हर तरफ गहरा अंधेरा। उसे लगता है जैसे वह किसी बहन दलदल में डूब रहा हो। तभी उसके आसपास वाल की यादें दिखाई देने लगती हैं। पहले तो फेडा सोचता है शायद ड्रैगन हार्ट अब्सॉर्ब करने का यह कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में इमोशंस का ऐसा तूफान उठता है जिसे वह संभाल ही नहीं पाता। चमकते हुए रोशनी के धागे उसके शरीर को घेर लेते हैं और अचानक उसके सामने वाल्टा की असली यादें खुलने लगती हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ यादें नहीं देख रहा था, बल्कि वाल का हर दर्द, हर तन्हाई और हर आंसू खुद महसूस कर रहा था। उसे पहली बार सच का पता चलता है, जिस ड्रैगनेस से वह पूरी जिंदगी नफरत करता रहा, वह अंदर से कितनी अकेली थी। हजारों सालों का दर्द, दुनिया को गले एक मासूम सी ख्वाहिश, बस इतना ही तो था उसके दिल में। उस पल फोडा को एहसास होता है कि उसकी अपनी नफरत वाल्डा के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूट चुका था। वो खुद से पूछता है, मैंने आखिर उसके साथ क्या कर दिया। तभी उसके सामने उसका बचपन आ जाता है। छोटा सा फर्डा अकेले बैठकर चुपचाप ड्राइंग बना रहा था। उस सीन को देखकर उसे याद आता है कि उसका असली सपना क्या था। ना बदला, ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। वह तो बस एक प्यार करने वाली फैमिली चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहाँ सुकून हो। लेकिन नफरत के रास्ते ने उसे सिर्फ बर्बादी दी। फेडावाड़ा की तरफ देखता है और सोचता है, क्या वह भी सिर्फ एक नॉर्मल और खुश जिंदगी चाहती थी। उसके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन भर जाता है। अब उसे समझ आ चुका था, एब्सोल्यूट पावर का कोई मतलब ही नहीं, जो उसके अपने हाथों से मरी थी और आंसुओं के साथ कहते हैं। अब इसका क्या फायदा, 9 सर्कल की पावर आखिर स्पेल देती है। एक इस बात का क्या फायदा, 9 सर्कल को अलविदा कहते हैं। एक ऐसा स्पेलेल जो सब कुछ बदल सकता था, उस स्पेलेल का नाम था विश। फेडा अपने पुराने अस्तित्व को अलविदा कहता है और एक विशाल मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर देता है। अचानक कोई उसको घबराकर आंखें खोलता है और देखता है कि वह दोबारा अपने बाप के ऑफिस में खड़ा है। उसका बाप गुस्से में डांटते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। फेडा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका बाप तो कब का मर चुका था। तब उसे समझ आता है कि वह किसी तरह पास्ट में वापस आ गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज वही दिन था जिस दिन उसकी वाल के साथ एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी। उसका बाप फिर वही पुरानी बात दोहराता है, अगर तुमने ये शादी ठुकरा दी तो पूरी फैमिली को उसका नतीजा भुगतना पड़े। लेकिन फेरदा इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देता है, जो सुनकर इसका बाप शॉक हो जाता है। जब उसका बड़ा भाई हुकान यह खबर सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वह सीधा फेडा के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन अंदर का सीन देखकर वह खुद सन रह जाता है। जहाँ पहले डरा हुआ और रोता हुआ फर्डा होता था, आज वहाँ एक बिल्कुल शांत और मजबूत इंसान खड़ा था। हुकान गुस्से में बोलता रहा है, तुझे अपनी मौत के पास जाना है। लेकिन फर्डा बिना उसकी तरफ देखे आराम से तैयार होता रहता है। उसके चेहरे पर डर था, ना गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। फर्डा कहता है, मैंने सर्वेंट्स को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। होकान को यकीन ही नहीं होता कि ये वही कमजोर और डरा हुआ भाई है। फर्डा ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे पता है ये एंगेजमेंट सिर्फ मुझे फैमिली से निकालने का बहाना है। ना वाल्डा का पहला फियांसे कौन था। फेडा शांत रहता है, उसे सब याद था। वाल्डा का पहला फियांसे एम्पायर का थर्ड प्रिंस था, एक ऐसा प्रिंस जिसे पूरा एम्पायर परफेक्ट मानता था। उसने तो थ्रोन तक छोड़ दिया था सिर्फ वाल्डा से शादी करने के लिए। लेकिन एंगेजमेंट के सिर्फ एक दिन बाद उसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई कि वह पहचान में भी नहीं आता था। हुकान हंसकर बोलता है, जहाँ एक प्रिंस नहीं बच सका वहाँ तू क्या करेगा। फिर वह धमकी देता है, अगर भागने की कोशिश की तो मैं खुद तेरा सिर काट दूंगा। लेकिन इस बार फेडा बिल्कुल नहीं डरता। वह सीधा हुकान की आंखों में देखकर कहता है, मेरी फिक्र छोड़, पहले अपनी गंदी ख्वाहिशों का ख्याल रख। फिर वह सबके सामने हुकान का सबसे बड़ा राज खोल देता है, तुम अपने ही बड़े भाई की बीवी के दीवाने हो। यह बात पूरी फैमिली जानती है। यह सुनते ही हुकान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फेडा पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन आसपास खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। फेरना आसपास का सा मुस्कुराता है और कहता है, अपना चेहरा संभाल कर रखना, छोटे मोटे जख्म तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे ड्रैगनस वाल्डा के खतरनाक इलाके की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह महल से बाहर निकलता है, एक बूढ़ा बटलर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है।
ड्रामा करते हुए वह कहता है, यंग मास्टर, इतने सालों तक आपकी सेवा करना मेरे लिए। लेकिन फेड को सच पता था। उसे याद था ऐसी बटलर ने बचपन में उसके खाने में धीरे धीरे जहर मिलाया था। उसकी कमजोर सेहत कोई बीमारी नहीं बल्कि इन्हीं लोगों की साजिश का नतीजा थी। एक पल के लिए फेडा के अंदर पुरानी नफरत फिर से जाग उठती है। उसका मन करता है इसी गद्दार को खत्म कर दे, लेकिन इस बार वह अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। वह बटलर के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और ताना मारते हुए कहता है, मेरी इतने सालों तक देखभाल करना सच में बहुत मुश्किल काम रहा होगा। अब रोजनुआ फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर कैरेज में बैठ जाता है और महल उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। सफर के दौरान फेडा खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है कि पिछली जिंदगी में वह अपना बदला पहले ही ले चुका है। अब उसके दिल में नफरत की जगह सिर्फ सुकून था। उसे एहसास होता है कि बदले वाली मैजिक एक नशे की तरह थी। शुरू में वह बहुत एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी इंसानियत ही छीन ली। उस मैजिक ने उसे पागल बना दिया था। अब वह दोबारा उस अंधेरे रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहता। थोड़ी देर बाद कैरेज रुक जाती है। ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, यहीं से फॉरबिडन टेरिटरी शुरू होती है, आगे हम नहीं जा सकते। ड्राइवर उसे गुड लक बोलकर वापस चला जाता है। अब फेडा जंगल के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा है। अगले ही पल एक खूबसूरत मेट सामने आती है। वह झुककर कहती है, मेरा नाम रूरी है, क्या आप वही फैसले हैं जिनका हमें इंतजार था? फेडा शांत होकर हाँ में सिर हिला देता है। रूरी कहती है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कैसल तक ले चलती हूँ। रास्ते में फेड सोचने लगता है कि पूरा आर्कन एम्पायर अपनी ताकत पर कितना घमंड करता था, लेकिन जब डेमन आर्मी ने हमला किया तब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। सिर्फ एक इंसान, या कहना चाहिए सिर्फ एक ड्रैगनस वाल्ड्रोवा, उसने अकेले ही डेमन आर्मी को रोककर पूरी इंसानियत को बचा लिया। फिर भी दुनिया उसे हीरो नहीं ट्रेंड कहती थी। लोग उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाते रहे। तभी जंगल के अंधेरे से कई भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। एक मॉन्स्टर पेड़ा पर झपटता है, लेकिन हमला करने से पहले ही कोई इनविजिबल फोर्स उसे डराकर भगा देती है। रूरी मुस्कुरा कर कहती है, डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं साथ हूँ कोई भी कच्चर आपको छू भी नहीं सकता। चलते चलते फेडा पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? रूरी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जवाब देती है, अगर मैं उड़कर आती तो सिर्फ 10 समझ जाता है कि रूरी कोई आम मेड नहीं, उसके अंदर भी ड्रैगन ब्लड बह रहा है, बस उसने अपने सींग और पूंछ को छुपा रखा है। लंबे सफर के बाद फेडा थक कर रुक जाता है। रूरी तुरंत कहती है, अगर चाहे तो मैं आपको उठाकर उड़ा कर देता है, मैं किसी सर्वेंट की गोद में बैठकर नहीं जाऊंगा। रूरी कुछ देर तक उसकी तरफ घूरती रहती है, फिर ठंडे लहजे में बोलती है, रेस्ट बाद में मेरी लेडी आपका इंतजार कर रही है। बेचारा फिर मजबूरन फिर से चलना शुरू कर देता है और मन ही मन सोचता है, इतना मुश्किल होता है क्या? आखिरकार शाम होते होते दोनों एक विशाल कैसल के सामने पहुंच जाते हैं। रूरी बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है और बुलंद आवाज में कहती है। दरवाजे के पीछे से आने वाली ड्रैगन ओरा को महसूस करके फेडा को तुरंत समझ आ जाता है कि असली ड्रैगन की ताकत कितनी खौफनाक होती है। रूरी उसे बाहर रुकने को कहती है और अंदर इजाजत लेने चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस लौटकर वाल्डा का मैसेज सुनाती है। लेडी वाल्डा कहती है, उन्हें तुम्हारी हिम्मत की तारीफ है, लेकिन वह जबरदस्ती की एंगेजमेंट में यकीन नहीं रखती, तुम वापस चले जाओ। यह सुनकर फेडा एक पल के लिए चुप हो जाता है। पिछली जिंदगी होती तो शायद वह बिना सोचे भाग जाता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। इस बार यहाँ आना उसकी मजबूरी नहीं, उसका अपना फैसला था। वह सीधा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस एंगेजमेंट को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करता हूँ। रूरी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तभी अचानक सोने के सिक्कों से भरा एक भारी बैग फेडा के सामने फेंका जाता है। वाल्डा का नया मैसेज आता है, रोजनोवा फैमिली छोड़ दो और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन फेडा बैग की तरफ देखता तक नहीं। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे ना ताकत चाहिए ना दौलत, मैं सिर्फ लेडी वाल्डा से अपना वादा निभाना चाहता हूँ। यह कहकर अपनी एंगेजमेंट दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है। रूरी गहरी सांस लेती है। उसका सब्र अब टूट चुका था। वह अपनी मुट्ठी कस लेती है और उसके शरीर से एक खतरनाक ओरा निकलने लगता है। फिर वह उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। यह वाला तुरंत समझ जाता, यह रूरी की अपनी वार्निंग थी। अगले ही पल रूरी का असली रूप सामने आने लगता है। उसके सिर पर सींग उग जाते हैं और हरे रंग की भयानक एनर्जी पूरे जंगल को हिला देती है। फेडा उस ड्रैगन ऑनरा का प्रेशर महसूस करता है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। रूरी गुस्से में कहती है, ह्यूमन सिर्फ लालची होते हैं, उन्हें सिर्फ पावर और दौलत चाहिए। तब फेडा को समझ आता है कि पिछली जिंदगी में थर्ड प्रिंस क्यों मरा था। वह वाल्डा से प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ ड्रैगन की ताकत को कंट्रोल करना चाहता था। रूरी ठंडी आवाज में बोलते, एक लालची और बेवकूफ इंसान था और तुम भी उसी जैसे लगते हो। इतना कहकर वह एक ही झटके में फेडा को जमीन पर गिरा देती है। फिर कहती है, अगर मेरी लेडी को धोखा दिया तो तुम्हारा अंजाम भी उस प्रिंस जैसा होगा। लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी फेडा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह देखकर रूरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। फेडा शांत आवाज में कसम खाता है, मेरे दिल में कोई झूठ किया है, ना ही मैं यहाँ किसी फायदे के लिए आया हूँ। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें चलने लगती हैं, जहाँ वाल्डा ने अपना ही ड्रैगन हार्ट उसके लिए कुर्बान कर दिया था। फेडा धीरे से कहता है, सब कुछ अलग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेडी वाल्डा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वह रूरी से कहता है, मुझे किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं, मैं लेडी वाल्डा से खुद बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर रूरी का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वह जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है। कुछ पल चुप रहकर वह कैटी से पूछकर आती हूँ। फेडा बिना कुछ कहे शांति से वहीं इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ रूरी जाकर वाल्डा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वह सारी बात बताती है। लेडी, वह इंसान खुद आपसे एंगेजमेंट करना चाहता है। सच उसने इतनी हिम्मत से यह बात कही। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह इंसान अंदर से कैसा है। रूरी तुरंत जवाब देती है, वह बहुत कमजोर है, सिर्फ चलने से ही मर जाए ऐसा लगता है, ऊपर से थोड़ा बदसूरत भी है। मैंने उसका चेहरा नहीं पूछा। रूरी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, फिर कहती है, लेकिन एक बात अजीब है, मैं ड्रैगन स्पॉन हूँ। मेरी ओरा देखकर बड़े बड़े लोग काम जाते हैं, लेकिन उसने एक बार भी डर नहीं दिखाया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर बात की। यह सुनकर वाल्डा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, बहुत अच्छा। रूरी हैरान रह जाती है। वाल्डा धीरे से बोलते, ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी आंखों में देख सके, बिना डरे। शायद अब हम नॉर्मल तरीके से बात कर पाएंगे। रूरी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वह पूछती है, क्या आप सच में उसके साथ एंगेजमेंट जारी रखेंगी? वाल्डा सीधा जवाब देती है, हाँ। कुछ देर बाद नूरी वापस फेडा के पास आती है और कहती है, लेडी ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। कैसल का हर कोना बहुत साफ और सुंदर था। वह पूछता है, इस सब की देखभाल कौन करता है? रूरी गर्व से कहती है, मैं अकेली, मैं ही लेडी की इकलौती सर्वेंट हूँ। फिलहाल तुम सिर्फ एक गेस्ट हो। फेडा मुस्कुराकर पूछता है, गेस्ट? रूरी तुरंत जवाब देती है, शादी से पहले तुम्हारी इतनी सोचता है। यह लड़की तो लेडी की लॉयल गार्ड डॉग निकली। उसे पता चलता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी 1 महीने बाद होगी, और वो भी ड्रैगन के सेक्रेट लेयर के अंदर, बिल्कुल प्राइवेट तरीके से। फेडा शांति से हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन रूरी अब भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। फड्डा के पास सिर्फ 1 महीना था इस अनजान और खतरनाक जगह में अपनी जगह बनाने के लिए। रूरी ने फिर सख्त आवाज में कहा, यहाँ किसी को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर तुम मेरी मिस्टेस के साथ ही बनना चाहते हो तो पहले खुद को उस लायक साबित करो। आज डचेस के पार्टनर का स्टेटस भी उनके बराबर होना चाहिए। फड्डा ने शांत होकर पूछा, क्या यह वाल्डा का ऑर्डर है? रूरी ने तुरंत सिर हिला दिया है। लेडी वाल्डा इतनी सीधी और मासूम है कि वह हर छोटी बात पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने फड्डा के कमजोर शरीर की तरफ देखते हुए कहा, अब साबित करो कि इस कमजोर बॉडी के अंदर वाकई कोई खास ताकत छुपी हुई है। अगर तुम फेल हुए तो ड्रैगन रेस कभी तुम्हें लेडी का असली साथी नहीं मानेगी। यह चैलेंज सुनकर फड्डा कुछ देर तक चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, वाल्डा वाकई बहुत लकी है, उसके पास रूरी जैसी वफादार सर्वेंट है जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। उसे पिछली जिंदगी का वह पल याद आता है जब वाल्डा अपनी आखिरी सांस तक बिल्कुल अकेली थी। इस बार वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फेडा रूरी से पूछता है, तो मुझे क्या करना हो? क्या एप्रर बन जाऊं? रूरी ठंडी आवाज में कहती है, एप्रर बनना भी काफी नहीं, हमें उससे भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। यह सुनकर फेडा कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। उसकी इतनी कॉन्फिडेंस देखकर रूरी इरिटेट हो जाती है। वह गुस्से में पूछती है, तुम इतने रिलैक्स क्यों हो? क्या तुम ड्रैग्स को मजाक समझते हो, या फिर तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? फर्डा मुस्कुरा कर जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें अपनी काबिलियत जरूर दिखाऊंगा। रूरी अब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे समझ ही नहीं आता इतना कमजोर इंसान इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। उस रात पूरे कैसल पर चांदनी छा जाती है। फर्डा अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। इस बार उसके पास पुरानी पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके पास 9th सर्कल आर्च मैच का एक्सपीरियंस जरूर था। वह याद करता है कि हर मैच की शुरुआत फर्स्ट सर्कल से होती है। ज्यादातर लोग ब्लू सर्कल चुनते हैं क्योंकि वह धीमा जरूर होता है, लेकिन सबसे स्टेबल नफरत सेफ रास्ता है और धीरे धीरे मैच को पागल बना देता है। फोर्डा को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहां उसने रेड सर्कल चुना था और बदले की आग में खुद को खो दिया था। इस बार वह फैसला करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए ताकि दोबारा कभी अंधेरे में न डूबे। 1 हफ्ता बीत जाता है। फर्डा रोज मेडिटेशन करता है, ब्लू माना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वह निराश होकर गहरी सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि इस बार माना पहले से बिल्कुल अलग है। पुरानी यादें उसकी जर्फ 3 हफ्ते बचे थे। तभी रूरी उसके कमरे में खाना लेकर आती है। वह ताना मारते हुए कहती है, देखा 1 हफ्ता हो गया लेकिन तुम अब भी उतने ही कमजोर लग रहे हो। फड्डा आराम से खाना खाते हुए कहता है, मेहनत करता रहूंगा तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल 0 है। उसे कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तभी अचानक पूरा कैसल जोर जोर से हिलने लगता है। यह भूकंप है, रूरी शांत आवाज में जवाब देती है। नहीं, लेडी वाल्डा शिकार पर गई है। वो ईस्टर्न कर्व्स लैंड से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही है। यह सुनकर फड्डा हैरान रह जाता है। सिर्फ लड़ते हुए वो इतनी दूर से पूरे कैसल को हिला रही थी। उनकी असली ताकत कितनी ज्यादा भी मुश्किल था। फोर्डा तुरंत कहता है, मैं वो बैटल देखना चाहता हूँ। रूरी बिना सोचे मना कर देती है, तुम्हारे लिए यह देखना ठीक नहीं। फर्डा पूछता है, क्यों? एक नॉर्मल ह्यूमन उस लेवल की लड़ाई देखकर ही पागल हो जाएगा, हो सकता है। डर के मारे एंगेजमेंट से पहले ही पैंट गीली कर दो। यह ताना सुनकर फर्डा जोर से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे लेडी वाल्डा का साथी बनना है तो मुझे उनकी असली ताकत अपनी आंखों से देखनी होगी। रूरी कुछ देर उसे देखती रहती है, फिर बिना कुछ कहे अपने सफेद ड्रैगन विंग्स खोल देती है।
अगले ही पल वो फर्डा को उठाकर आसमान में उड़ जाती है। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि फर्डा को लगता है जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। कुछ ही सेकंड में दोनों बैटलफील्ड के पास पहुंच जाते हैं। जमीन पर उतरते ही फर्डा के पैर लड़खड़ा जाते हैं, उसका सिर घूमने लगता है और वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। रूरी ठंडी आवाज में कहती है, मुझे मत देखो, आगे देखो, वहाँ लेट तुम्हें असली ड्रैगन की ताकत दिखाने वाली है। फोड़ा धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाता है और जो सीन उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा बैटलफील्ड काले धुंध से ढका हुआ था। बीच में एक विशाल कई सिरों वाला हाइड्रा दहाड़ रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ी अचानक वाल्डा आसमान से बिजली की तरह नीचे गिरती है। उनके मुंह से निकली लाल आग पूरे आसमान को ढक लेती है। हाइड्रा की हर गर्दन जलने लगती है, उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती है। वाल्डा अपने तेज पंजों से उस दानव का मांस छील डालती है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मौत। लेकिन हाइड्रा भी हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी छोड़ देता है। एक विशाल आग का तूफान सीधा वाल की तरफ बढ़ता है। तेज शॉक वेव से हवा तक कांप उठती है, लेकिन रूरी बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी लेडी को कोई हरा ही नहीं सकता। उसी वक्त वाल्डा की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठती है, धरती तक कांपने लगती है। उस दहाड़ में इतनी ताकत थी कि किसी भी इंसान की हिम्मत टूट जाए। फर्डा के चेहरे से पसीना बहने लगता है, वह बेहोश ना हो जाए इसलिए पूरी ताकत से खुद को संभालता है। लेकिन आखिरकार वह दोबारा घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी होने वाली की ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। वाड़ा की सुनहरी आंखें चमक रही थी और उसकी दहाड़ जैसे मौत का ऐलान हो। रूस की दहाड़ को देखकर कहती है, अब समझ आया तुम किस खतरे में कदम रख चुके हो। एक इंसान का ड्रैगन के साथ जीना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। फिर वह वाल्डा का असली ड्रैगन फॉर्म दिखाते हुए कहती है, यही है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी ड्रैगन है। इंसान कुछ भी नहीं। फर्डा की उंगलियां डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी नजर वाल्टा से हटती नहीं। रूरी समझ जाती है कि वह भी बाकी इंसानों की तरह डर गया है। वह कहती है, रेड ड्रैग्स के खून में सिर्फ तबाही बसती है। उनका असली स्वभाव सिर्फ मारना और बर्बाद करना है। ह्यूमंस और ड्रैग्स कभी एक नहीं हो सकते, पूरा नहीं होगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए फोर्डा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से कहता है, कितना शानदार है। यह सुनकर रूरी का चेहरा बदल जाता है। उसे लगता है यह इंसान पागल है। जहाँ सब लोग डर से कांपते वहाँ फर्डा की आंखों में सिर्फ एडमिरेशन थी। रूरी मन ही मन सोची है क्या। उस रात फर्डा अपने कमरे में लेटा हुआ पूरे दिन की हर बात याद करता रहता है। ड्रैगन ओरा और वाल्डा की दहाड़ ने उसके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। रूरी को उसे सहारा देकर कमरे तक लाना पड़ा था। फिर भी फर्डा खुश था क्योंकि उसका दिमाग अभी भी बिल्कुल ठीक था। वो सोचता है, आखिर में उस बैटल को देखना ही क्यों चाहता था। चट्टान के किनारे बैठकर वो वाल की हर मूवमेंट को याद करता है। डर अब भी उसके दिल में था, लेकिन उस डर के साथ एक और एहसास पैदा हो चुका था, रिस्पेक्ट। उसे समझ आ गया कि वाल्डा अपना असली रूप सिर्फ दूसरों की हिफाजत के लिए छुपा कर रखती है और खुद अकेली सारी दुनिया का बोझ उठाती है। फेल्डा धीरे से मुस्कुराता है। ऐसी जिंदगी सच में महान है। उसी पल उसके सीने में अचानक एक लाल रोशनी चमकने लगती है। एक नया मैजिक सर्कल बनना शुरू हो जाता है। फेल्डा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि पिछली जिंदगी वाली नफरत की माना दोबारा जाग उठे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये माना नफरत से पैदा नहीं हुई थी। वो आंखें बंद करके सिर्फ एक नाम लेता है, वाल्डा। और हैरानी की बात, जितना वो वाल को याद करता उतनी ही आसानी से उसकी माना बहने लगती। फेल्डा समझ जाता है कि इस बार उसकी ताकत की जड़ नफरत नहीं बल्कि एक नया एहसास है। वो शांत होकर मेडिटेशन करता है, माना को घुमाता है, कंप्रेस करता है और धीरे धीरे कंट्रोल में लाता है। अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक होल जैसा एनर्जी स्फीयर बन जाता है और उसका पहला मैजिक सर्कल पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। फेल्डा अपने हाथ को देखकर कहता है, इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तभी रूरी कमरे में आती है और उसके हाथ का मैजिक सर्कल देखकर हैरान रह जाती है। तुमने सिर्फ एक रात में मैजिक सर्किट्स अवेकन कर लिए? फेल्डा आराम से खाना खाते हुए मुस्कुराता है। लगता है तुम्हारी नजर काफी तेज है। रूरी मान लेती है कि फेल्डा वाकई कोई आम इंसान नहीं, लेकिन फेल्डा जानता था अभी उसे बहुत लंबा सफर तय करना है। थोड़ी देर बाद वो रूरी से पूछता है, क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ मैं आराम से मैजिक प्रैक्टिस कर सकूं? रूरी बिना वक्त गवाए एक ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार कर देती है और सिर्फ आधे दिन में पूरा एरिया प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर फर्दा भी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है, मुझे माना कंट्रोल प्रैक्टिस करनी है ताकि एक बूंद भी माना बेकार न जाए। रूरी ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसके लिए माना कंट्रोल तो सांस लेने जितना आसान था। आखिर वो ड्रैगन ब्लड कैरी करती थी। उसने गर्व से कहा, हम ड्रैगन स्पॉन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फर्दा कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जिनके पास जन्म से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है वो कभी नहीं समझ सकते कि एक नॉर्मल इंसान को ताकत पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना कहकर उसने रूरी को अपनी ट्रेनिंग देखने के लिए बुलाया। फर्दा ने बताया, माना कंट्रोल की शुरुआत हमेशा स्टेबिलिटी से होती है। ब्लू सर्कल, मेज इसी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसका रेड सर्कल बिल्कुल अलग था। इस पावर को कंट्रोल करने के लिए उसे अपनी इमोशंस को जगाना भी पड़ता था और उन्हीं इमोशंस को कंट्रोल भी करना पड़ता था। सिर्फ तभी रेड सर्कल अपनी असली ताकत दिखाता था। पिछली जिंदगी में फरडा को हेट्रेड से माना निकालने में पूरा 1 साल लगा था और उस माना को स्टेबल स्फीयर बनाने में 1 और साल। लेकिन इस बार अपनी पुरानी लाइफ की सारी नॉलेज की वजह से वही काम सिर्फ 2 मिनट में हो गया। रूरी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा फरदा ने पहली ही कोशिश में एक परफेक्ट क्रिम्सन माना स्फीयर बना दिया और अगले ही पल उसके हाथ के आसपास 3 और रेड माना स्फीयर्स घूमने लगे। फरदा ने उन्हें प्रैक्टिस टारगेट्स की देर आफ्टर पॉइंट किया। खुश तीनों माना शॉट्स बिजली की रफ्तार से निकले और टारगेट से टकराते ही बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और सारे टारगेट्स पल भर में तबाह हो गए। फरदा ने अपने हाथों को देखते हुए धीरे से कहा, लगता है मेरी मैजिक सिस्टरी अभी भी मेरे साथ है। दूसरी तरफ रूरी बिना कुछ बोले उसे घूरती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, ये इंसान आखिर है कौन? कुछ देर बाद रूरी ने केव में जाकर वाल को सब कुछ बता दिया। उसने फरदा के सिर्फ एक रात में मेज बनने की पूरी कहानी सुना दी। वाल्डा को ह्यूमन मैजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? रूरी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सिर्फ बड़ी नहीं, लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन इसी बात की वजह से मुझे उस पर और भी ज्यादा शक हो रहा है। कोई नॉर्मल इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहा है। वाल्डा हल्की सी मुस्कुरा दी। तुम एक इंसान की इतनी तारीफ कर रही हो जबकि पहले तुम उस एंगेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ थी। रूरी ने मजबूरी में मान लिया। फरदा बार बार मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कर रहा है। वाल्डा ने धीरे से कहा, मैं उसकी पर भरोसा करना चाहती हूँ। लेकिन रूरी अपनी मिस्ट्रेस को दोबारा दर्द में नहीं देख सकती थी। उसने फैसला कर लिया कि वह फरदा की असली नियत हर हाल में जानकर रहेगी। इसलिए उसने वाल्डा को एक प्लान बताया, हम इसे एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देंगे, तभी पता चलेगा कि यह असल में कैसा इंसान है। वाल्ड्रोवा को यह आइडिया पसंद आया और वह मुस्कुराते हुए मान गई। कुछ देर बाद फ्रेडा एक शानदार लाल रंग के नोबल आउटफिट में तैयार होकर आया। उसकी एंट्री किसी प्रिंस से कम नहीं लग रही थी। फिर ग्रैंड डचेस ने टेरिटरी के सारे नोबल्स को ग्रेट हॉल में बुलाया। मीटिंग शुरू होते ही कई नोबल शिकायत करने लगे। उनका कहना था बाहर मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं और हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बात जल्दी ही वाल्ड्रोवा के होने वाले पति पर आ गई। सब फेड्डा का मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे कमजोर कह रहा था तो कोई बोल रहा था, इसे तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती। काउंट ओलिवेरा भी हंसकर बोला, मैं निकाल देगी। लेकिन फेडा बिना घबराए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में एंटर हुआ। उसके साथ रूरी भी थी। रास्ते में फेडा ने पूछा था, आखिर इन नोबल से मिलना इतना जरूरी क्यों है? तब रूरी ने बताया, वाल्ड्रोवा का काम मॉन्स्टर से लड़ना है और उसके फ्यूचर हस्बैंड का काम पूरी टेरिटरी को संभालना। ये सुनते ही फेडा समझ गया कि ये सिर्फ मीटिंग नहीं बल्कि उसके लीडरशिप का टेस्ट है। सबके सामने खड़े होकर उसने पहला सवाल पूछा, आप सब चाहते हो मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करूं? हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। काउंट ओलिवेरा बोला, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हम सालों से एम्पायर की सेवा कर रहे हैं। फेडा ने फिर से वही सवाल पूछा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बराबरी से बात करूं या फिर एक मालिक की तरह? पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। फेडा ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ वही जवाब दो जो मैंने पूछा है। लॉर्ड के माथे पर पसीना आ गया और आखिरकार उसने मान लिया कि ग्रैंड डचेस के होने वाले पति के सामने उन्हें झुककर ही रहना होगा। फेडा ने सब नोबल्स को चेतावनी दी, फिलहाल मैं तुम्हारी टेरिटरी के सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करूंगा। लेकिन एक नोबल ने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा। उसे लगा जैसे फेडा उन पर अपनी ही प्रजा को लूटने का इल्जाम लगा रहा हो। फेडा ने शांत होकर कहा, वो बस मेरी बोलने की गलती थी, मेरा किसी की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो नोबल रुकने वाला नहीं था। उसने फेडा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब समझ आया तुम्हें, तुम्हारी ही फैमिली ने क्यों निकाल दिया था? फिर उसने घमंड से कहा, एक फर्स्ट सर्कल मेज मेरे जैसे 4th सर्कल मेज के सामने सिर झुकाता है। फेडा बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, 4th सर्कल बुरा नहीं है। बस इतना सुनते ही हॉल का माहौल गर्म हो गया। नोबल गुस्से से कांपने लगा, क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो मेरे लेवल के मेज को पूरे कॉन्टिनेंट में कितनी इज्जत मिलती है? गुस्से में उसने माना जमा करना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे वो वही फेडा को मार डालेगा। लेकिन तभी फेड ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, मेरे पास इस झगड़े को सुलझाने का एक बेहतर तरीका है। ज्यूअल, आज देख ही लेते हैं क्या फर्स्ट सर्कल मेज वाकई इतना कमजोर होता है। ज्यूअल की खबर पल भर में पूरे महल में फैल गई। सबको लग रहा था रिजल्ट पहले से ही तय है। रूरी दूर खड़ी बिना कुछ बोले सब देख रही थी। उसकी नजर सिर्फ फेडा पर थी। इरीना के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। एक तरफ 4th सर्कल मेज और दूसरी तरफ सिर्फ फर्स्ट सर्कल मेज। लेकिन फेडा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने पूछा, कौन सा स्पेल इस्तेमाल करोगे? नोबल हंस पड़ा, लड़ने से पहले अपना ट्रम्प कार्ड कोई नहीं बताता। अभी भी वक्त है, डरना है तो सरेंडर कर दो। फिर उसने जोर से घोषणा की, मैं 4th सर्कल स्पेल मैजिक
एक्सप्लोजन इस्तेमाल करूंगा। ये नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेल था जो सामने वाले को राख बना देता था। लेकिन फेडा ने बिल्कुल शांति से कहा, मैं सिर्फ एक बेसिक स्पेल माना शॉट इस्तेमाल करूंगा। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन फेडा का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिला। उसने कहा, मैं हार में नहीं आया, लोग जितना समझते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा जानता हूँ। ये सुनकर नोबल और भी भड़क गया। उसने अपनी सारी माना इकट्ठी की। एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल जमीन पर चमकने लगा। पूरा एरिना माना से भर गया। वो चीख कर बोला, आज तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन फेडा ने सिर्फ एक नजर उस सर्कल पर डाली और तुरंत उसकी कमजोरी समझ गया। अगले ही पल उसने 3 लाल माना शॉट्स बिजली की रफ्तार से फायर किए। सबको लगा वो नोबल पर हमला कर रहा है, लेकिन फेडा का असली टारगेट उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसका मैजिक सर्कल था। तीनों माना शॉट्स सीधे उसके वीक पॉइंट्स पर लगे और स्पेल एक्टिवेट होने से पहले ही पूरा मैजिक सर्कल टूट गया। उसका बैकलैश इतना खतरनाक था कि नोबल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सारी माना बिखर गई। वो शौक में बस एक ही बात सोच रहा था, एक फर्स्ट सर्कल मेज इतना परफेक्ट कंट्रोल कैसे रख सकता है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी टेक्निक देखी थी जो किसी और का मैजिक ही खत्म कर दे। उसका घमंड एक पल में टूट चुका था। फेडा उसके पास गया और पूछा, अब मान गए या अभी भी लड़ना है? नोबल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ हार थी। उसने कहा, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सपना था और वो था और भी ताकतवर मेज बनना। आज मैं अपनी हार मानता हूँ। अगर आप मुझे और मजबूत बना सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाकी सारे नोबल्स ये सब देखकर हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी रूरी ने ठंडी आवाज में धमकी दी, जिस किसी को भी फेडा की जीत पर शक है, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। पूरा हॉल तुरंत चुप हो गया। फेडा ने हाथ बढ़ाकर हारे हुए मेज को खड़ा किया और इस टेरिटरी की मिलिट्री की तारीफ यकीन दिलाया। वह मेज इज्जत से झुक गया और बोला, नए ग्रैंड डचेस कंसोर्ट से मिलकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। फेडा ने उससे उसका नाम पूछा। वह बोला, मेरा नाम थेसालोस वाल्टर है। यह नाम सुनते ही फेडा की आंखें एकदम बदल गई। उसने धीरे से नाम दोबारा दोहराया, थेसालोस वाल्टर, और अगले ही पल उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें याद आ गई। उसने धीरे से कहा, अब मुझे याद आ गया तुम असल में कौन हो। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के फेडा ने अपनी उंगली सीधा थेसालोस के माथे रख दी। सब लोग समझ ही नहीं पाए कि वह कर क्या रहा है, और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फेडा ने माना शॉट चला दिया। धड़ाम खून चारों तरफ बिखर गया और थेसालोस का शरीर जोर से पीछे जा गिरा। पूरा हॉल सन रह गया। सबको लगा फेडा ने सच में एक नोबल का कत्ल कर दिया। उसकी आंखों की ठंडक सबके दिलों में डर बिठा चुकी थी। फरदा ने लाश को पैर से हिलाकर कहा, इतने चुप क्यों हो गए? इस आदमी की चिंता मत करो, ये आगे चलकर ग्रैंड डचेस के लिए सिर्फ दर्द लेकर आता। एक नोबल हैरान होकर बोला, लेकिन तुम मुझसे पहली बार मिले हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? फरदा बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वॉल्ड्रोवा सिर्फ इतना चाहती है कि इंसान खुश रहे। वो हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती है, लेकिन ये आदमी उसके पीछे से उसके सपने बर्बाद करने वाला था। सबको फरदा पागल लगने लगा, क्योंकि जिस जुर्म की वो बात कर रहा था उसका कोई सबूत अभी मौजूद ही नहीं था। फरदा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से सीधा निकल गया। थोड़ी देर बाद कैरेज के अंदर फरदा अचानक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसका पूरा शरीर दर्द से भर चुका था। उसने सोचा, सिर्फ एक माना शॉट चलाने के लिए मैंने अपनी सारी माना खत्म कर दी। ऊपर से घोड़ा गाड़ी का सफर उसकी हालत और खराब कर रहा था। वो सोचने लगा, काश इस जमाने में भी मॉडर्न गाड़ियां होती। रूरी उसकी हालत देखकर हंस पड़ी और बोली, वाह, पहली ही मुलाकात में आपने मिस्ट्रेस के सबसे वफादार वासल को मार दिया। ये सुनते ही फरदा के होश उड़ गए। क्या थेसालोस वफादार था? रूरी ने हाँ में सिर हिला दिया और बताया, सब लोग उसे ईमानदार नोबल मानते थे। ये सुनकर फरदा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने फिर पूछा, क्या वो वाकई अच्छा रूलर था? रूरी ने ईमानदारी से जवाब दिया, न पूरी तरह अच्छा न पूरी तरह बुरा, लेकिन ईस्टर्न टेरिटरी के बाकी नोबल से काफी बेहतर था। इतना सुनने के बाद भी फरदा के फैसले में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उसके लिए वॉल की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट थी और थेसालोस का मरना जरूरी था। फरदा ने आंखें बंद की और अपनी पिछली जिंदगी की यादें दोबारा याद करने लगा। अचानक उसकी नजर उस बोरी पर पड़ी जिसमें थेसालोस का कटा हुआ सिर रखा था। उसी पल उसे याद आ गया, यही वो वक्त था जब थेसालोस के असली गुनाहों की शुरुआत हुई थी। कुछ देर बाद सब लोग थेसालोस के कैसल पहुंच गए। कैसल का बटलर बाहर आया और अदब से बोला, माफ कीजिए लॉर्ड, अभी घर पर नहीं है। फरदा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इतना कहकर रूरी ने सीधा वो भारी बोरी बटलर के हाथ में दे दी और बोली, इसे संभाल कर रखो, फिर इसके अंदर जो है उसे कैसल के मेन गेट पर लटका देना। बटलर ने जैसे ही बोरी खोली उसके होश उड़ गए। अंदर उसके लॉर्ड थेसालोस का कटा हुआ सिर पड़ा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे, लेकिन फरदा और रूरी बिना रुके सीधे कैसल के अंदर चले गए। उनका असली टारगेट था थेसालोस के प्राइवेट रूम में छुपे हुए सबूत ढूंढना।
ढूंढना। फरदा चलते चलते मुस्कुराया और बोला, वैसे बैटलफील्ड से उसका सिर उठा लाने के लिए थैंक्स। रूरी ने गुस्से में जवाब दिया, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, नहीं तो एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दूंगी। दोनों बात करते हुए कमरे के अंदर पहुंचे। तभी फरदा की नजर बेड के नीचे पड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ध्यान से देखने पर लकड़ी के फर्श के नीचे एक सीक्रेट एंट्रेंस छुपा हुआ था। फरदा उसका हिडन मैकेनिज्म ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर हो गई। रूरी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोली, हटो जरा। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक इतना जबरदस्त पंच मारा कि पूरा लकड़ी का फर्श टुकड़े टुकड़े हो गया। एक ही वार में सीक्रेट पैसेज खुल गया। धूल हटाते हुए रूरी शांत आवाज में बोली, अब रास्ता खुल चुका है। दोनों धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जा रहे थे हवा उतनी ही ठंडी और भारी होती जा रही थी। फिर अचानक खून और सड़ी हुई लाशों की इतनी भयानक बदबू आई कि दोनों को अपनी नाक ढकनी पड़ी। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक डरावनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी। हर तरफ खून सेंगे हुए ऑपरेशन टेबल्स और उन पर बिखरे हुए सर्जिकल टूल्स पड़े थे। इंसानों और मॉन्स्टर्स की लाशों को जोड़कर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फरदा ने एक ही नजर में पहचान लिया, ये तेसालोस की सीक्रेट लेबोरेटरी है। दुनिया की नजरों में वो एक इज्जतदार नोबल था, लेकिन असल में वो डीमन किंग का वफादार फॉलोअर था, जो चुपके से फॉरबिडन नेक्रोमेंसी पर रिसर्च कर रहा था। तभी फरदा की नजर एक और खौफनाक चीज पर पड़ी। टेरिटरी का एक सैनिक जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर मॉन्स्टर के ऑर्गन्स जोड़ दिए गए थे। उस बेचारे को जिंदा एक्सपेरिमेंट बना दिया गया था। ये सब देखकर रूरी भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने समझ लिया कि तेसालोस ने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी और उसकी मौत बिल्कुल सही सजा। लेकिन एक और बात ने रूरी को परेशान कर दिया। ये लेबोरेटरी इतनी सीक्रेट थी, फिर फेडा बिना किसी हिचकिचाहट के इसे कैसे ढूंढ लिया? रूरी के सवाल को नजरअंदाज करके फेडा सीधा रिसर्च पेपर्स की तरफ बढ़ गया। वो हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखने लगा और कुछ देर बाद उसे वही मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसमें लिखा था, तेसालोस की सबसे बड़ी रिसर्च, एक ऐसी अधूरी टेक्निक जो इनफिनाइट माना कल्टीवेशन को पॉसिबल बना सकती थी। रिसर्च के मुताबिक मॉन्स्टर्स अपने शरीर में नेचुरली कभी ना खत्म होने वाला माना बनाते रहते हैं, लेकिन वो माना अंधेरा और इम्प्योर होता है। अगर उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को कॉपी कर लिया जाए तो एक इंसान भी अनलिमिटेड प्योर माना पैदा कर सकता है और मैजिक सर्कल्स की सारी लिमिट्स को तोड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स में थेलोस का असली सपना भी लिखा था। वो एक अनडेड आर्मी बनाना चाहता था ताकि उन सभी नोबल से बदला ले सके जिन्होंने उसे ड्रैगन टेरिटरी भेज दिया था, और फॉरबिडन मैजिक के दम पर आर्चमेज बनना चाहता था। ये सब पढ़कर फेडा को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। एक वक्त था जब वो भी इसी रिसर्च के पीछे पागल था। उसके लिए ये सिर्फ बदले का जरिया था। किस्मत ने एक बार फिर वही फॉरबिडन टेक्निक उसके सामने लाकर रख दी। फेडा अच्छी तरह जानता था, अगर उसने इसे सीख लिया तो एट सर्कल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी खामोशी देखकर रूरी बोली, हर ह्यूमन मेज ऐसी पावर पाना चाहता है और इस लेबोरेटरी के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। चाहो तो ये सारी रिसर्च आराम से अपने पास रख सकते हो। लेकिन फेडा ने सबको हैरान कर दिया। उसने बिना एक सेकंड सोचे सारे डॉक्यूमेंट्स रूरी के हाथ में दे दिए और बोला, इन सबको जला दो, इस लेबोरेटरी का एक भी निशान नहीं बचना चाहिए। रूरी सच में शॉक हो गई। एक मेज होते हुए कोई इतनी कीमती नॉलेज को खुद से कैसे मिटा सकता है? फेडा धीरे से बोला, मैं जानता हूँ ये रिसर्च कितनी कीमती है, लेकिन अगर इस पावर की कीमत इंसानियत हो तो ऐसी ताकत का कोई मतलब नहीं। मैं पहले ही एक बार इस रास्ते पर चल चुका हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। मेरे लिए वाल्ट्रोवा का फ्यूचर अनलिमिटेड मैजिक से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने सीधा रूरी की आंखों में देखकर कहा, सब कुछ खत्म कर दो। रूरी कुछ पल तक बस उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसके हाथ से नीली ड्रैगन फ्लेम्स फूट निकली। एक ही पल में सारे रिसर्च पेपर्स आग की लपटों में घिर गए। आग पूरी लेबोरेटरी में फैल गई। रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और वो सारी विकृत लाशें, सब कुछ राख बन गया। फेडा चुपचाप जलती हुई लेबोरेटरी को देखता रहा। वो जानता था मैजिक हमेशा उसके क्रिएटर के दिल को दिखाती है। ऐसा लॉस का माना नफरत, बदले और पागलपन से भर चुका था, और कभी फेडा भी बिल्कुल वैसा ही था। अगर उसने ये रिसर्च अपना ली होती तो वो दोबारा उसी अंधेरे में डूब जाता। आज पहली बार उसे लगा कि उसने अपने पुराने पापों को सच में पीछे छोड़ दिया है। राख को हवा में उड़ते देखकर उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। रूरी भी चुपचाप उसे देख रही थी। अब तक उसके लिए फेडा एक खतरनाक और समझ न आने वाला इंसान था, लेकिन आज उसके फैसले ने रूरी की सोच बदलनी शुरू कर दी। वो अब भी फेडा को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसके लिए दिल में थोड़ी इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। जब पूरी लेबोरेटरी ड्रैगन फायर में जलकर खत्म हो गई, रूरी बोली, चलो यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी ग्रैंड डचेस की एंगेजमेंट सेरेमनी का वक्त करीब आ रहा है। ये सुनते ही फेड के थके हुए चेहरे पर काफी दिनों बाद एक असली मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी होने वाली दुल्हन से दोबारा मिलने का। और फिर आखिरकार एंगेजमेंट
सेरेमनी का दिन आ ही गया। आर्च ड्यूक वॉल ड्रोआ के कैसल में रूरी और फेडा सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में रूरी ने पूछा, एंगेजमेंट के लिए जो वाओ लिखना था वो कंप्लीट हो गया ना? फेडा एक क्लासी सूट पहने हुए मुस्कुराते हुए अपना लिखा हुआ वाओ दिखाता है और कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर वो हंसते हुए बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा आज ड्यूक का आइडिया काफी रोमांटिक है। दोनों पार्टनर्स खुद अपने वाओ लिखेंगे, ये काफी स्पेशल लग रहा है। रूरी सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ती है। रोमांटिक? मैं बस तमीज से बोल रही हूँ। असल में एम्पायर की सबसे पावरफुल लेडी की एंगेजमेंट ऐसी जगह हो रही है जो स्टेबल से भी ज्यादा बेकार लगती है। मेरी मास्टर की डिग्निटी का क्या होगा? रूरी की परेशानी देखकर फेडा चुपचाप उसकी तरफ देखता। रिप्रेजेंट आ रहा, उसने मन ही मन सोचा। रूरी खुद शायद इस एंगेजमेंट को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन वह दिल से चाहती है कि लेडी द्रोवा खुश रहे। उसके दिल में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट देखकर सच में थोड़ा बुरा लग रहा है। तभी लूरी की नजर फेरडा पर पड़ती है। वह तुरंत अपने हाथ फोल्ड करके गुस्से में बोलती है, क्या देख रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से यह फॉर्मल सूट सिला है, जरा भी रिंकल हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। फेरडा कुछ नहीं बोलता, उसे पता था अभी चुप रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। थोड़ी देर बाद उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, वैसे एक बात नोटिस की पिछली समनिंग के बाद से सब कुछ इतना शांत क्यों है? आर्चरची का अब क्या हाल है? मैंने जितने भी लॉर्ड्स देखे उनमें से कोई भी फ्रंट लाइन संभालने लायक नहीं लगा। रूरी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। शुरू में जब लॉर्ड्स को अपनी मर्जी से काम करने की फ्रीडम दी गई थी तब सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन जब उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं रहा तो सब अपनी अपनी जेब भरने में लग गए। लोगों की कंप्लेंट सुनने के बजाय मिलिट्री फोर्स से उनकी आवाज दबा दी जा रही है। ऐसे हालात में कभी भी एक बड़ा रिबेलियन शुरू हो सकता है। यह सब सुनकर फोर्डा का चेहरा सीरियस हो गया। सिचुएशन तो काफी डेंजरस लग रही है, लेकिन अगर आर्च ड्यूक खुद एक्शन ले ले तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं हो जाएगी। उनके एक ऑर्डर पर वो सारे लॉर्ड्स जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने लगेंगे। रूरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। दोनों वालवा के आइसोलेशन रूम के एंट्रेंस पर खड़े थे। फिर रूरी धीरे से बोली, तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि मेरी मास्टर खुद इंटरफेयर क्यों नहीं करती। रूरी की बात इतनी मिस्टीरियस थी कि फरदा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। दोनों रूम के अंदर एंटर हुए। अंदर घना अंधेरा था। रूरी ने एक एक करके कई कैंडल्स जला दी। उन मोमबत्तियों की रोशनी में रूम के बीचों बीच एक सेरेमोनियल ड्रिंक रखा हुआ था, वही सेक्रेट ड्रिंक जिसे एंगेजमेंट के बाद दोनों को पीना था ताकि उनका रिश्ता ऑफिशियली सील हो सके। रूरी ने फरदा की तरफ देखा और बोली, यहीं रुकना। इतना कहकर उसने अंदर वाले गेट को हल्का सा खोला और अकेले ही उसके अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही गेट खुला फोर्डा के पूरे शरीर पर एक भयानक प्रेशर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से दरवाजे की दरार से निकलती हवा ही उसके पूरे बदन को कुचल देने के लिए काफी हो। तभी वॉल्ट ड्रोवा अपने असली ड्रैगन फॉर्म में नजर आई। उसने बस अपना एक ही पंजा दरवाजे के बाहर निकाला था, लेकिन उस एक पंजे से निकलने वाली टेरिफाइंग ओरा ही फरदा के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं वाकई इतना लायक हूँ कि उनके सामने खड़ा भी हो सकूं? रूम के बीच खड़ी रूरी ने सेरेमनी शुरू की। आज एक मल और एक इमोर्टल हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। उनके बीच एक ऐसा गोल्डन बॉन्ड बनेगा जिसे ना आसमान की ताकत तोड़ सकती है और ना ही वक्त। एक मल अपने डर और अनजाने भविष्य को पीछे छोड़कर इस बंधन का हिस्सा बनेगा। यह कहकर रूरी ने रिचुअल ड्रिंक बाउल में डाला। फेडा ने बिना हिचकिचाए उसे पी लिया और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। ये कोई आम शराब नहीं थी। उस ड्रिंक का असर होते ही ड्रैगन की वह दबा देने वाली ओरा धीरे धीरे कम होने लगी। रूरी ने बाउल में एक और सर्विंग डाली और सेरेमनी आगे बढ़ाई। अब एक इमोर्टल भी इस बंधन का हिस्सा बनेगी। अनंत जीवन की बेकार तन्हाई को छोड़कर वह भी इस रिश्ते को अपनाएगी। यह सुनकर वालवा ने अपने कांपते हुए ड्रैगन क्लॉथ से बोल उठाना चाहा, लेकिन सबकी आंखों के सामने उनका पंजा हल्का सा फिसल गया और पूरा सेरेमोनियल ड्रिंक जमीन पर गिरकर बिखर गया। रूम में एकदम से गहरी खामोशी छा गई। रूरी ने बिना कुछ कहे बस उस नजारे को देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, सेरेमनी दोबारा शुरू करते हैं। इसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता ही नहीं चला कितनी बार सेरेमनी रिपीट हुई। हर बार फेडा को वो रिचुअल ड्रिंक दोबारा पीनी पड़ रही थी। अब उसका पेट बिल्कुल भर चुका था। उसने मन ही मन सोचा, ये आखिर कितनी बार और पीनी पड़ेगी? जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी एंगेजमेंट सेरेमनी देखी है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हालत सच में खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि इस बार सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी, वॉल्ट ड्रोवा ने एक बार फिर बाउल गिरा दिया। बस इस बार रूरी का सब्र टूट गया। उसने फोड़ा की तरफ देखकर कहा, एक मिनट रुकना, और सीधा अंदर अपनी मास्टर से बात करने चली गई। अगले ही पल पूरे रूम में रूरी की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, मास्टर आप आखिर कर क्या रही हैं? शादी करने की जिद तो सबसे पहले आपने ही की। एक मॉडल से एंगेजमेंट करनी है, ये फैसला भी आपका ही था। तो फिर मैंने क्या किया? मैं तो एक लॉयल सर्वेंट की तरह हर बात में आपका साथ देती रही, लेकिन अब आपका फियांसे बाहर अकेला बैठा हुआ है और आप अंदर छुपकर बैठी। सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। बाहर जाइए और अपने फियांसे का प्रॉपर्ली वेलकम कीजिए, और अगर आपने एंगेजमेंट वाइन एक बार और गिरा दी तो इस बार मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर बाद रूरी रूम से बाहर
निकली, लेकिन बाहर का सीन देखते ही वह एक पल के लिए रुक गई। फेरडा जमीन पर पड़ा हुआ, अभी भी रूरी की गुस्से भरी ड्रैगन रोअर का असर उसके शरीर पर था, लेकिन रूरी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में पूछती है, वैसे तुमने अभी जो कुछ हुआ वह सब सुना था ना? फेरडा ने मुश्किल से सिर हिलाया और कमजोर सी आवाज में बोला, सुना तो था, लेकिन वह आवाज किसी ड्रैगन ब्रीथ से कम नहीं थी। यह सुनकर रूरी हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल करती है। क्या करें, अगर सेरेमनी पीसफुली कंप्लीट करनी है तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे भी मेरी मास्टर इंसानों से बहुत डरती है। ये बात सुनकर फेरडा एकदम शॉक हो गया। एक ड्रैगन और ह्यूमन से डरती है, रूरी ने धीरे से समझाया। लेडी वोल्ट्रोवा को ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वह अपनी लेयर से सिर्फ तब बाहर निकलती है जब मॉन्स्टर्स का शिकार करना होता है। फेरडा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस लेजेंडरी ड्रैगन का नाम सुनकर पूरा एम्पायर कांप उठता था, उसकी भी इतनी अनएक्सपेक्टेड वीकनेस हो सकती, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसने पूछा, तो एंगेजमेंट सेरेमनी दोबारा कब शुरू होगी? जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, अंदर का दरवाजा धीरे से खुला और इस बार वॉल्ट ड्रोवा बाहर आई, लेकिन अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं बल्कि ह्यूमन फॉर्म में। फर्डा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अपनी ही एंगेजमेंट सेरेमनी में वॉल ध्रुवा ने एक हैवी आर्मर पहना हुआ और उसका चेहरा भी पूरी तरह छुपा हुआ था। फर्डा ने सोचा, मैंने तो सुना था ड्रैगन जब ह्यूमन फॉर्म लेते हैं तो उनकी ब्यूटी देकर लोग सांस लेना भूल जाते हैं, लेकिन लेडी ड्रोवा को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वह एंगेजमेंट के लिए नहीं सीधा बैटल फील्ड में जाने वाली है। रूरी ने दोबारा सेरेमनी शुरू। एक मल अपने हर डर और अनजाने भविष्य को पीछे छोड़कर इस पवित्र बंधन का हिस्सा बनेगा और एक इमोर्टल अनंत जीवन की तन्हाई को छोड़कर अपने दिल का दरवाजा खोल देगी। जैसे ही रूरी ने रिचुअल ड्रिंक बॉल में डाला, फेरडा की नजर सीधी वालावा पर टिक गई। इस बार वॉलड्रोवा धीरे से अपने हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाती है। फेरडा की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। फिर उन्होंने हेलमेट को हल्का सा ऊपर उठाया, बस इतना कि उनके नरम गुलाबी होंठ नजर आ सके, साथ ही उनके रेशम जैसे लंबे बाल आराम से कंधों पर बिखर गए। उनका पूरा चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ आधा चेहरा ही फेरडा को पूरी तरह से हैरान करने के लिए काफी था। उसने मन ही मन सोचा, ये इतनी खूबसूरत है। वॉल्ट ड्रोवा ने बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में बाउल उठाया और रिचुअल ड्रिंक पी ली। ड्रिंक खत्म करते ही उनके होठों से एक हल्की सी आवाज निकली। फेरडा की नजर अब उनसे हट ही नहीं रही। उसके मन में ख्याल आया, कहीं मैंने एंगेजमेंट वाइन ज्यादा तो नहीं पी ली। जो ड्रैगन को देखकर जो डर महसूस हो रहा था वो एकदम से गायब कैसे हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास बचा था, एडमिरेशन। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी महान ड्रैगन एक आम इंसान जैसे उसके लिए इतनी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आई है। तब रूरी ने सेरेमनी का अगला हिस्सा शुरू किया। अब दोनों अपने अपने लिखे हुए वाव एक दूसरे को सुनाएंगे। फोर्डा ने धीरे से अपने सूट की पॉकेट से वह फोल्डेड पेपर निकाला। उसने उस पेपर को देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो फ्यूचर से वापस आया हूँ। जो कुछ मैंने लिखा था शायद अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने सीधा अपनी होने वाली पत्नी वॉल्ट ड्रोवा की आंखों में देखा और अपना वाव पढ़ना शुरू किया। हो सकता है आप अभी मुझे अच्छी तरह ना जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मुझे अपना दिल दिया था और उसी दिल के जरिए मैंने तुम्हारी जिंदगी का हर दर्द महसूस किया। मैंने देखा कैसे बार बार तुम्हारे साथ धोखा हुआ, कैसे तुम पर झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। तुमने उन लोगों को भी अपना लिया जो बिना किसी वजह के तुमसे नफरत करते थे, और जिस चीज से तुम प्यार करती थी उसे कभी छोड़ने से इनकार कर दिया। बस वही जज्बा मुझे दोबारा सही रास्ते पर ले आया। इसीलिए आज यहाँ सबके सामने मैं कसम खाता हूँ, जैसे तुमने मुझे अपना दिल दिया था वैसे ही आज मैं भी अपना दिल तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी सब कुछ। जैसे ही फेड़ा ने अपना वाव खत्म किया, वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे एक बात और है जो मैंने इस वाव में नहीं लिखी। इतनी खूबसूरत और शानदार औरत से एंगेजमेंट होना मेरे लिए सच में सबसे बड़ा ऑनर है। ये बात सुनकर वॉल्ट ड्रोवा बिल्कुल सरप्राइज हो गई। अब रूरी की बारी थी। उसने तुरंत कहा, मास्टर अब आप अपना वाव पढ़िए। लेकिन वॉल्ट ड्रोवा ने एक भी शब्द नहीं बोला। अचानक वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा अपने रूम की तरफ चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फेड़ा और रूरी दोनों एक पल के लिए बिल्कुल कंफ्यूज रह गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, जहाँ फेड़ा हैरान था वहीं रूरी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत फेड़ा से कहा, तुम अब जा सकते हो। एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफिशियली सक्सेसफुल हो चुकी है। फेड़ा कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। रूरी ने दोबारा उसका नाम लेकर बुलाया। तब फेड़ा ने धीरे से पूछा, क्या मैं लगभग 3 दिन के लिए सिक्लूजन में रह सकता हूँ? ये अजीब सी रिक्वेस्ट सुनकर रूरी भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे लगा शायद फेड़ा का दिल पूरी तरह टूट गया है। उधर रूडी सीधा अपनी मास्टर के रूम में पहुंच। अंदर जाते ही वह एक्साइटमेंट से बोली, मास्टर आपने कमाल कर दिया। उस योगेंट आदमी को इतना जबरदस्त झटका देना, ये सिर्फ एक असली ड्रैगन ही कर सकता है। मुझे तो शुरू से ही समझ जाना चाहिए। ये सब आपका पहले से बनाया हुआ प्लान था। आपने हिट एंड रन स्ट्रेटजी से सबको कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। अब पूरी सिचुएशन का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। लेकिन वॉल्ट ड्रोवा ने एक भी शब्द नहीं बोला। मैं भी अपना वो पढ़ना चाहती थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने पति को स्वीकार कर रहा हो, लेकिन मुझ में
में कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझसे उन आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे तेज आंखें, उनमें देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वो मेरा सीना चीरकर मेरे पार निकल जाएंगी। और उसकी वो धीमी कोमल आवाज, उसको सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वर्ल्ड वॉर की बात सुनकर रूरी फ्लैट टोन में सपाट जवाब देती है, वाओ, आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खाली हो रहा है। और आगे बताती है, मुझे माफ करना इतने अच्छे मौके पर इस तरह की बात कहने के लिए, लेकिन इस तरह के टाइम पर आपको डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि लॉर्ड फेडा आपके ऑफिशियल फांसी बन चुके हैं, जिसके बाद वो ईस्ट के ग्रैंड ड्यूक बन चुके हैं। और आप अच्छे से जानती हैं, इंसान बदल जाता है जब उनके पास पावर आ जाती है, जैसा थर्ड प्रिंस ने किया था। मुझे माफ करना इतनी पुरानी मेमोरीज को याद दिलाने के लिए, लेकिन ये मेरी बेस्ट एडवाइस है जो मैं आपको दे सकती हूँ। रूरी की बात सुनकर वाल्द्रोवा बोलती है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इंसान ऐसे बीइंग्स हैं जो ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीते, इसलिए इस फीलिंग को यहीं खत्म करना ही सही होगा। उधर फेडा अपने रूम में एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में सोच रहा होता है। मैंने सच में वाल्द्रोवा से एंगेजमेंट कर ली, लेकिन ये अजीब सी फीलिंग्स क्या हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं। पहले जब मुझे गुस्से और नफरत ने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, तब मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन इस बार सब कुछ लगता है। जब से वाल्द्रोवा बिना मुझसे कुछ कहे अपने रूम में चली गई थी, तब से ये रेड सर्कल रैम्पेज हो रहा है। आखिर ये कैसी फीलिंग है? फेडा रेड सर्कल रैम्पेज के बारे में बताता है। सर्कल का रैम्पेज होने से उसके कास्ट करने वाले की जान भी जा सकती है, लेकिन अगर इसे अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का चांस भी हो सकता है। अगर यह सर्कल उसी पावर का हिस्सा है जहाँ मैं अपनी पिछली लाइफ में था, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक सर्कल को पूरी तरह स्टेबलाइज होने के लिए मेंटल पावर और माना की जरूरत पड़ती है, और एक स्टोन सर्कल का मार्ज होते हुए मैं जरूरत से ज्यादा माना का यूज कर सकता हूँ। लेकिन ग्रेट मैच बनने से पहले मुझे इस सर्कल को सर्कुलेट करना होगा बिना माना को जरा भी वेस्ट किए, और इसे अपना दोन सर्कल बनाना होगा। इसके बाद फेडा अपनी पावर बढ़ाने के लिए सर्कल को सर्कुलेट करना शुरू करता है। इसके बाद सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ फेडा रूरी को अपने दो सर्कल के बारे में बताता है। रूरी हैरान होकर बोलती है तुम सिर्फ 3 दिनों में दूसरे सर्कल तक पहुँच गए। यह सचमुच डेवलपमेंट की एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। मैं सोच रही थी कि तुम अपना दरवाजा बंद करके क्या करते रहते हो। क्या रेड सर्कल वाले जादूगर आमतौर पर इतनी जल्दी ग्रो करते हैं? फेडा बताता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, और अपने मन में कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताता है। तुम जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम्हें उतना ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की चाह होगी, और तुम्हारा सबसे इंटेंस इमोशन ही इसके लिए फ्यूल का काम करेगा। जैसा मेरी पिछली लाइफ में नफरत मेरा सबसे इंटेंस इमोशन बन गया था। ये सब सोचते सोचते फेडा रूरी के साथ रॉयल ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ फेडा अब से काम करने वाला है। ये देखकर फेडा मन में सोचता है, भले ही ये एक डंग भी देख लो, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे लेडी वाल्द्रोवा के फियांसे के लिए ही तैयार किया गया हो। फेडा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, ठीक है, ग्रैंड ड्यूक बनने के बाद मैं अपना पहला काम शुरू करता हूँ। इसके बाद बताया कि फेडा ने थेसोलोस को मारने के बाद यहाँ का लॉर्ड फेडा के हर मूव पर नजर रखने लगा है, लेकिन रूरी की हेल्प की वजह से काफी सारी चीजें आसान हो गई हैं। रूरी फेडा को बताती है, तुम्हें उन सभी लॉर्ड्स को लेटर भेजना होगा जिनसे तुम पहले मिले थे, और उन सभी को बताना होगा कि अब से तुम ऑफिशियली ऑफिस संभालने वाले हो। जिसके बाद फेडा उन सभी को लेटर लिखता है, ग्रैंड ड्यूक होने की वजह से मैं अब सभी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करूंगा। अगर आप में से किसी को इस बात से प्रॉब्लम है तो वो कोई रिप्लाई न दे। आखिरकार मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये लेटर देखकर इन सभी लॉर्ड्स के फटकर हाथ में आ जाती है। इसके बाद रूरी मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है। काफी सारे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। भले ही ग्रैंड डचेस वाल्द्रोवा डिजास्टर क्लास के मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ छोटे मॉन्स्टर्स भी हैं जो बचकर निकल जाते हैं। ये सुनकर फेडा बोलता है, तो मुझे कुछ टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है। जिसके बाद फेडा रूरी को एक लिस्ट दिखाते हुए बोलता है, मैं इन लोगों को रिक्रूट करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हमें खुद पहले इंसान को जाकर ढूंढना होगा, और वो भी ऐसा इंसान जो एक स्कॉलर है और जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। फेडा रूरी को बोलता है, ये नेचुरल है, तुमने उसके बारे में नहीं सुना, क्योंकि लेकिन ये काफी टैलेंटेड पर्सन है। फेडा मन में बोलता है, मैं उसके बारे में जानता हूँ क्योंकि वो मेरी हिट लिस्ट में था। मैं उसकी अचीवमेंट से जलता था, जिस वजह से मुझे उससे नफरत हो गई थी। और ये लिस्ट उन सभी लोगों के नाम से भरी पड़ी है जिनसे मैं अपनी पिछली लाइफ में नफरत करता था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देख तो लगता है वो सब बेकार। ये पार्क में बैठा इतना सोच ही रहा था, तभी एक आदमी जोर से इनको आवाज देते हुए बोलता है कि आप लोग काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, आप लोगों को ये स्नैक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद फरडा इससे पूछता है कि क्या आप किसी मैसी स्कॉलर को जानते हैं। ये नाम सुन के रूरी फरडा को शक भरी तिरछी निगाहों से घूरते हैं और चिढ़ते हुए फरडा की तरफ उंगली करके बोलती है कि क्या तुम कासल में भी मैस करना चाहते हो। बट फरडा इसकी बात सुन के कोई रिप्लाई नहीं देता। शॉपकीपर फरडा को उसका स्नैक खरीदने का इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन मेरी मेमोरी अच्छे से काम नहीं कर रही और मैं काफी ज्यादा बिजी भी हूँ। जिसके बाद फरडा एक स्नैक खरीदने को बोलने वाला
वाला ही होता है। बट रूरी बीच में आके तीनों तरह के स्नैक खरीदने को बोल देती है, जो सुन के फरडा रूरी की तरफ हैरान होकर देखता है। इसके बाद रूरी स्नैक खा रही होती है। रूरी को स्नैक खाता देख फरडा बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की चीजें काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन रूरी बताती है ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीस को अच्छे से वसूल करने के लिए है। लेकिन फरडा अब भी रूरी की तरफ ही देख रहा होता है, जो देख रूरी अपने स्नैक्स को फरडा से छुपा लेती है और बोलती है, क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है, तुझे भी एक चाहिए क्या? लेकिन फरडा मना कर देता है। इनको इस सिटी में शाम होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों वापस से कासल की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी साइड में एक आदमी दरवाजा खोल के जमीन पर गिरता है, जिसके हाथों से काफी सारे डॉक्यूमेंट हवा में उड़ जाते हैं। जिसको देख के यह आदमी बोलता है, अरे नहीं, मेरी पूरी रिसर्च हवा में उड़ गई। और मेरे ख्याल से ये वही आदमी है जिसके लिए फरडा यहाँ आया था। इसके बाद से बताया जाता है ये आदमी, इसका नाम बर्नल है और ये वेरिटास एकेडमी का टॉपर है, जो 525 क्लास से ग्रेजुएट हुआ था। और हद से ज्यादा कांड करने की वजह से इसका नाम वहीं से मैसी स्कॉलर पड़ा। और कॉलेज के टाइम से ही कुछ लोग इसके दोस्त है, जिनसे इसने काफी ज्यादा उधार लिया था, जिस वजह से इसकी जिंदगी कर्जे में डूबी पड़ी है। और वही लोग आज इसे अपना कर्ज वसूल करने आए हैं, जिनमें इनका बॉस ब्लोंड बालों वाला आदमी बोलता है, साले मेरे पैसे कब वापस करेगा? बर्नल बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये सुन के बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और ये गुस्से में बोलता है, साले तूने हमें चूतिया समझ रखा है क्या? इतने सालों से तेरे ग्रेजुएट होने का वेट कर रहा हूँ और अब भी तुझे और टाइम चाहिए। इतना बोलते बोलते बॉस की नजर पास में रखी एक मेज के ऊपर पड़ती है, जिसपे एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो देख के बॉस घिन से बोलता है, ये क्या बवासीर बना रहा है? बर्नल बताता है, ये कोई बवासीर नहीं है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, जिससे मैं मॉन्स्टर की डेड बॉडी को रिसाइकिल करके उसमें से माना स्टोन और पावर सोर्स बना सकूं। इसके लिए रॉ मटेरियल काफी मुश्किल से मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये सुन के बॉस बर्नल से बोलता है, ये बेतुकी की बात अपने पास रख, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब ये बता कब वापस देगा? अगर मेरे पैसे वापस नहीं दे सकता तो मेरे पास एक काम है तेरे लिए, जिससे तेरे सारे पैसे माफ कर दिए जाएंगे। बर्नल पूछता है, कैसा काम? बॉस बताता है, अपनी ये बेकार रिसर्च छोड़ के मेरे लिए हथियार बनाना शुरू कर दे। ये सुन के बर्नल बिना सोचे समझे डायरेक्ट इसको मना कर देता है, जिससे बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और ये अपने आदमियों को ऑर्डर देता है बर्नल को कूटने का। इसके बाद ये सभी गुंडे बर्नल के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये बोलते हुए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोई बर्नल के चेहरे पर लात मारता है, कोई उसके पेट पर, लेकिन बर्नल कमजोर होने की वजह से नीचे पड़ा मार खाता रहता है और कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही बर्नल को लगता है वो मरने वाला है, तभी यहाँ एंट्री होती है अपने MC फरडा की, जो आते ही इनको रुकने बोलता है और इनको बताता है कि मुझे इस आदमी के साथ कुछ काम है। फरडा को देख के गुंडों का बॉस बोलता है, तुझे देख के लगता है तू टाउन के बाहर से किसी अमीर फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन तुझे कुछ भी काम हो इस आदमी से अपनी बारी आने का वेट कर, तब तक हम इसको इतना मारेंगे कि यह अपने मुंह के अलावा कुछ और नहीं चला सकेगा। फरडा बोलता है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसके मुंह की नहीं इसके दिमाग की जरूरत है। तो इसलिए एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं तुम्हारा कर्ज चुका देता हूँ, बताओ कितना है? बॉस बताता है, इंटरेस्ट मिला के टोटल 72 गोल्ड कॉइन। क्या तुम्हारे पास इतना है? लेकिन रूरी इनके सामने पैसों से भरी एक थैली को जोर से मेज पर पटकती है, जिसके अंदर गोल्ड कॉइन देखकर इन सब के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। बॉस पैसों को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है फिर, अब इसका कर्ज खत्म हुआ। बट इससे पहले कि ये पैसा उठा पाता, रूरी इसका हाथ पकड़ लेती है और फरडा इससे बोलता है, ट्रांजैक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, तुमने जो इसको इतना मारा है, मुझे डर है इससे इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा, तो इसका भुगतान कौन करेगा? इतना बोल के रूरी को फरडा ऑर्डर देता है कि अब इनको तुम संभालो। जिसके बाद रूरी अपना ड्रैगन ओरा रिलीज करके इन सभी को इनके घुटनों पर ले आती है। फरडा इनको बोलता है, इन सबको सेट करने के दो रास्ते हैं, पहला बर्नल को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट दो, या फिर दूसरा रास्ता जिस तरह तुमने बर्नल को मारा है उसी तरह मार खाने के लिए तैयार रहो। इतना बोल के फरडा रूरी को ऑर्डर देता है कि चलो सब सेटल कर दो। जिसके बाद रूरी इनको कूटने के लिए आगे बढ़ती है। रूरी को अपनी तरफ आता देख इन लोगों की फटके चौड़ी हो जाती है, जिसके बाद रूरी इनको अच्छे से कूटती है। इसके बाद जब गुंडे यहाँ से चले जाते हैं, तब बर्नल फरडा को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और अपना नाम बर्नल मार्किस बताता है और फरडा से उसका नाम पूछता है। जिसके बाद फरडा उसका अपना नाम फरडा वर्ल्ड्रोवा बताता है। लेकिन जैसे ही बर्नल वर्ल्ड्रोवा नाम सुनता है, उसकी फट जाती है और वह अपने सर को जमीन पर दे के मारता हुआ बोलता है, मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आर्कड्यूक को पहचानने में देर कर दी। फरडा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी रिसर्च देखी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ वर्ल्ड्रोवा कासल आने की, जहाँ मैं तुम्हारी रिसर्च को अच्छे से सपोर्ट करूंगा, चाहे फंड हो, मटेरियल हो या फैसिलिटी हो, सब कुछ मिलेगा। बर्नल इतना सुन के खुशी से उछलने वाला होता है, तभी फरडा अगला बॉम्ब फोड़ते हुए बोलता है, लेकिन इन सब के बदले में तुम्हें मेरे लिए वेपन बनाने होंगे। यह सुनते ही बर्नल के दिल के सभी अरमान आंसुओं में बह गए और वो फरडा से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना, मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वेपन से इंसान एक दूसरे को मारता है और मैं इस दुनिया की शांति को खत्म करने वाले किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं बनाने वाला। बर्नल की बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, अच्छा तो तू एक शांति लवर है, लेकिन क्या तुझे
पता है जिन मॉन्स्टर के ऊपर तू रिसर्च कर रहा है उनमें से एक मॉन्स्टर कितने इंसानों को मारता है। फर्डा आगे बताता है आर्कड्यूक वेल्ड्रोवा हर तीसरे दिन फ्रंट लाइन पर जाकर मॉन्स्टर से लड़ती है, अपनी जान को खतरे में डालकर इंसानों को बचाती है। तुम्हें लगता है ये शांति हमेशा बनी रहेगी? अगर वेल्ड्रोवा नहीं रही तो ये शांति एक दिन भी नहीं टिकेगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है जो एक सिटी को कुछ ही मिनटों में खाक में मिला सकते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इस लड़ाई में वेपन्स बनाकर वेल्ड्रोवा की मदद कर सके ताकि उसके कंधों का वजन थोड़ा कम हो सके। इतना बोलकर फर्डा बर्नल को एक अपॉइंटमेंट का लेटर देता है। फर्डा अपनी पिछली लाइफ की एक बात बताता है कि यह बंदा वो है जिसने मैजिकल इंजीनियरिंग में एक नया एरा स्टार्ट किया था, और जो मैं जानता हूँ वो यह है कि यह बंदा शांति को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपके पास हाइप का बटन शो हो रहा हो तो इस वीडियो को 3 बार हाइप जरूर कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।